अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज का जो आखिर कब तक है, हम इसको आज़ादी स्पेशल का नाम भी दे रहे हैं क्योंकि आज 78 साल हो गए पाकिस्तान को मार से वजूद में आए हुए। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या खोया, क्या पाया, और कायद का पाकिस्तान जो था वो क्या था और अब का पाकिस्तान क्या है। इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे दीवार जिसके साथ जुड़ी हुई है, हमारा हमसाया, और जिसने अभी तक हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया, उसके उसके जो रवैये थे, उसके जो एक्शंस थे, उससे हमें कितना नुकसान पहुंचा। और हमें आने वाली जो सबसे बड़ी बात आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारी मौजूदा जनरेशन है और आने वाली जनरेशन जो हमारी फ्यूचर के पिलर्स भी हैं होंगे, उनको हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ कुछ पता है या फिर अगर नहीं पता तो उनको कौन बताएगा, क्योंकि डे बाय डे जो है ये जो माजी है वो हमने जो है इरेज कर दिया है। अब ये पता नहीं डेलिब्रेटली किया है कि इसके पीछे कोई साजिश थी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में आज मेहमान है कर्नल अमजद करीम रंधावा साहब। मैं बताता चलूँ कि रंधावा साहब जो हैं ये अरफा करीम रंधावा के फादर भी हैं। वेलकम टू द शो जी, इट्स ऑनर कि आप हमारे साथ हैं। सलीम भट्टी साहब, इनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन आज जाहिर है कि हमारा आज़ादी स्पेशल है तो पॉलिटिक्स पे बात नहीं होगी। इसके अलावा मेरे साथ ज्वाइन किए हैं सीनियर साफ़ी हैं, एंकर पर्सन है एहसन ज़िया साहब ने। एहसन भाई, वेलकम टू द शो। रंधावा साहब, कैसे देखते हैं 78 जो है आज आज़ादी का हम जश्न भी मना रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं, कैसे देखते हैं ये पूरा? थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी, जैसे थैंक यू वेरी मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे बुलाया इस मौजू पे। तो मेरी जो पहचान, जो आपने इंटरव्यू में भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं अरफा करीम का वालिद हूँ और मैंने कौम की बेटी थी ना जी, तो उसके लिए उसी हवाले से ही मैं, क्योंकि अब मैं उसी के मिशन को लेके आगे चल रहा हूँ और उसकी लेगेसी को, जो इंस्पिरेशन स्टोरी है यूथ को बताने के लिए, और जो आज का मौजू भी है। यस, आपकी बात जो कही गई कि शायद हम एज सीनियर्स या एज जनरेशन उस तरीके से बैटन जो आगे हमने अपनी नौजवान नस्ल को हवाले करना था, हम उस प्योरिटी में या उस ओरिजिनलिटी में शायद वो नहीं कर सके। और उसमें प्रायोरिटीज़ और तालीम और टेक्नोलॉजी और जो आपने हमसाया मुल्क की भी मिसाल दी, तो हमारे पास इस तरह से और बहुत सारे कंटेम्प्रेरी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे जैसे आज जो उनका डायस्पोरा है इंडिया का, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IITs जो उन्होंने 1950s में बनाने शुरू किए थे, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, उन्होंने गेन किया, उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला। और दूसरा वो जो माइंडसेट है, उसके लिए बच्चों को, यूथ को ये बताना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें बताएं कि हमारी ऑर्गेनिक, जो इकबाल ने भी कहा था कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ़, कि अपनी पहचान जो है वो उन्हें बताएं, अपनी खुदी का बताएं, सो दैट वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शटर ना हो और वो जो उनका अपना पोटेंशियल है वो उसको प्रॉपर रियलाइज कर सकें। तो आप कहाँ खड़ा देखते हैं आज के पाकिस्तान को एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ऑफ 1947? बहुत तरक्की हुई है जी। नेचुरली हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी देखें, घरों में, अपनी पर्सनल लाइफ में हमें बहुत सारी, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में यानी हमें जो सहूलियात मिली हैं, कहाँ एक एसी भी नहीं पूरे शहर में होता था हमारे बचपन में, अब हर बेडरूम में एसी है तकरीबन। और इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, हमारी हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत एडवांसमेंट है। मैं ये सिर्फ समझता हूँ कि उसकी जो डायरेक्शन कीपिंग है, जो एक इंटरनल मॉरल कंपस होती है जिससे आपका जो एक ट्रू नॉर्थ है वो फिक्स होता है, यानी आप डे टू डे प्रायोरिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, उसमें थोड़ी कमी है। एंड होपलेसनेस नहीं है, यूथ वाइब्रेंट है एंड दे आर रेडी टू डू समथिंग। राइट, आपका टेक आगे चलते हैं। बड़ी साहब, कैसे देखते हैं आज 78 जो है हम दिन मना रहे हैं आज़ादी का, और ये जो सफ़र है आलमोस्ट मेरे ख्याल 22 साल के बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे, सेंचुरी हो जाएगी। वो क्या कहते हैं कि कौमों की ज़िंदगियों में ये नहीं है, लेकिन एनी हाउ 78 साल बहुत साल होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ खड़ा है पाकिस्तान आज? शुक्रिया काशिफ साहब। सबसे पहले तो मैं आप सबको, जो साथ मेरे कलीग बैठे हैं, आप भाई और पूरे पाकिस्तान की कौम दुनिया में जहाँ भी मौजूद है,
सबको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आज हम पाकिस्तान नामी एक आज़ाद ममलिकत में बैठे हुए हैं। अब बैठे तो हुए हैं हम आज़ाद ममलिकत में, और 78 बरस बीत गए। अगर हम इन 78 बरसों का अहाता करें बहैसियत मजमूई एक कौम की सूरत में, तो मैं कुछ थोड़ा सा परेशान भी होता हूँ अपने भाइयों की बातें सुनकर। मेरे बड़े भाई भी हैं, मतलब रंधावा साहब ने जैसे कहा कि जी हर घर में एसी आ गया। ब्रदर, बात यह है कि ये चीज़ें ज़माने के साथ तरक्की करके आनी ही आनी थी, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या पाकिस्तान का हसूल जिस अजीम मकसद के लिए किया गया था, क्या हमने वो मकासद हासिल किए हैं? क्या बहैसियत एक कौम के हम उन मकासद के हसूल या उसकी तकमील की तरफ जा रहे हैं? कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, हमारे दीगर मशाहिर ने पाकिस्तान के ख्वाब देखे, पाकिस्तान के लिए जदोजहद की। हम सब के वालिदैन ने, आज काशिफ साहब आप बता रहे थे मुझे कि आपके वालिदैन भी माइग्रेट करके पाकिस्तान आए हिंदुस्तान से, मशरक़ी पंजाब से। मेरे वालिदैन भी, मेरे दादा भी, मेरी दादी भी और मेरे दीगर रिश्तेदार मशरक़ी पाकिस्तान से हिजरत करके आए। किस लिए आए थे? मैं कम से कम बाकी लोगों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ददियाल या रिश्तेदार जो थे वो रोटी तो खा लेते थे सौखी, जिसको पंजाबी में कहते हैं, कोई मसला नहीं था। मेरे दादा वहाँ पर सरकारी मुलाजिम थे महाराजा रणजीत सिंह की रियासत में, फरीदकोट में। यहाँ भी हम मुलाजमतें करके गुजारे कर रहे हैं। उस वक्त भी कोई ज़मीनें नहीं थी मेरे दादा के पास, आज भी ज़मीनें नहीं है। खुशहाली उस वक्त भी थी। मुझे बताने वाले बताते थे कि मेरे दादा के पास 2 घोड़ियाँ होती थी। पता नहीं अब घोड़ियाँ पाजेरो थी उस ज़माने की या मोटरसाइकिल थे या साइकिल थे। लेकिन पाकिस्तान में जब हम आए तो इसलिए आए थे कि पाकिस्तान में हम मिलजुल कर मोहब्बत के साथ, बगैर किसी नफरत, बगैर किसी अदावत के साथ, अदल, जो इस्लामी अदल मुसावात पर मुबन्नी होगा, उसके लिए हम यहाँ काम करेंगे और उस मुआशरे में रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज हमने ये मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन की दूसरी एक्सेसरीज, टेलीविज़न, सेटेलाइट, गाड़ियाँ, एक से एक लंबी गाड़ी, सड़कों पर आप चलें आपको रास्ता नहीं मिलता, ये ज़रूर हासिल हो गया। लेकिन आप ये देखें, हमारी कौम के बारे में रंधावा साहब फरमा रहे थे कि बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी इसमें हमें अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। लेकिन इस मिट्टी का हम क्या कर रहे हैं? हम आज इसका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर रहे 78 साल के बाद। 78 साल पहले हमारे अजदाद ने, हमारे वालिदैन ने पाकिस्तान के हसूल के लिए हिजरत की, तहफ़्फ़ुज़ तो किया, लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारे बच्चे, हर घर के बच्चे पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो हुनरमंद भी हैं और तालीम याफ्ता भी हैं और टेक्निकल एजुकेशन है। चाहे आप मेडिकल के शोबे में चले जाएं, आप इंजीनियरिंग में चले जाएं, आईटी में जाएं, या लेबर क्लास जो है ये बहुत मेहनती है, दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे वो हुक्मरान, काला गोरा अंग्रेज तो चला गया, लेकिन काले अंग्रेज की सूरत में हम पर मुसल्लत हैं, चाहे वो फौजी हुक्मरानों की सूरत में हो या जमहूरियत के नाम पर हम पर हुकूमत करें। राइट। मुल्ला की हुक्मरानी हो किसी भी सूरत में, वो हमारा खून चूस रही है। ये खून आशोम चिमगादड़े हैं, चले ये भेड़िए हैं, आगे बात तो हमारे करते हैं, मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। अदवार पे भी बात करते हैं। एहसन जिया साहब, ये बात कर रहे हैं करारदाद मकासद जो उस वक्त थी, वो कि उसका कोई मतन और था, लेकिन असल मकसद से आप समझते हैं कि आज 78 साल के बाद हम हट चुके हैं। देखिए, जो कौमों की तारीख होती है ना काशिफ साहब, वो कामयाबियों और नाकामियों के साथ मुज़य्यन होती है। मजमू होता, ठीक है। वहाँ कामयाबी भी होती हैं और नाकामियाँ भी होती हैं। 78 साल आज चूँकि पाकिस्तानी कौम को पूरे हुए, हमने ये भी देखना है, एक नज़र पीछे ज़रूर डालनी चाहिए हमें, क्योंकि जब जो कौमें अपनी जो पास्ट है उसको नहीं ना भूलती, उनका मुस्तकबिल भी अच्छा होता है, उनका हाल भी अच्छा होता है। लेकिन बदकिस्मती से आज हम अपने पास्ट को इस बुरी तरह भूले हुए हैं। ये मुझे भी कहना पड़ेगा कि आज अगर अपना मीडिया सारा दिन अगर आप वॉच करें, तो मुझे याद है अच्छे तरीके से कि 8 से 10 साल पहले की बात है, जब मीडिया के ऊपर 14 अगस्त आती थी तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ले लें, लियाकत अली बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आप, और जो उसके बाद आप अल्लामा इकबाल ले लें, और वो लोग जो थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, इस नेशन का ख्वाब देखा, इस मुल्क को बनाने में अपना खून और अपनी हर तरह की कुर्बानी दी, आज आपको मीडिया पे ना तो उनके नाम नजर आए हैं, मुझे तो नजर नहीं आए कहीं पे भी, और एक खास अंदाज के अंदर आपकी सारी आज़ादी को एक खास तबके की तरफ
कुछ इंस्टीट्यूशन की तरफ मोड़ दिया गया है। अच्छा, आज ये दिन था। सॉरी टू इंटरप्ट यू, सिर्फ ये मीडिया की बात नहीं है बल्कि आप बैनर्स और ये जो ओवरऑल मैं कह रहा हूं ना, वो गायब है उनसे तस्वीरें। जी गायब हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज हमें मुझे बताएं कायदे आजम को कितनी दफा टीवी पे दिखाया गया, इलामा इकबाल को कितनी दफा टीवी पे दिखाया गया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कितनी दफा टीवी पे दिखाया गया, लियाकत अली खान साहब ने क्या सर्विसेज दी, कितनी दफा आज टीवी पर और हमारे प्राइवेट चैनल्स पे दिखाया गया है। हमारा मसला यह है कि हम उन तमाम लोगों को 78 साल पहले जिन्होंने अपना आज़ादी का सफ़र शुरू किया था, रास्ते में कट मरे, उनकी लाशों के चीथड़े उड़ा दिए गए, खून आशान जो थी रातें थी जिसके अंदर उन्हें बर्बाद कर दिया गया, लेकिन वो एक होप के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। उन्हें ये उम्मीद थी कि हम एक ऐसी सरजमीन की तरफ जा रहे हैं जहां ना सिर्फ उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल होगी बल्कि उन्हें मुआशी आज़ादी भी हासिल होगी, वो एक इज्जत की रोटी पाकिस्तान के अंदर खा सकेंगे। लेकिन आज मुझे ये बताएं कि वो सफ़र मुझे लगता है कि आज भी उसी तरह जारी और सारी है, बल्कि अब ये पाकिस्तान से भी आगे की तरफ है। शायद उन्हें उस रात की सुबह नहीं मिली, इसीलिए आज आप देखें कि लाखों लोग डंकी लगा के जाते हैं और समुद्रों में डूब रहे हैं। आपका जो इस वक्त आपका जो ताजर तबका है, आपका बिजनेसमैन तबका है, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के कोई बांग्लादेश में इंडस्ट्री लगा रहा है और कोई श्रीलंका में लगा रहा है। अच्छा, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब चंद दिन पहले आपके फेडरल मिनिस्टर बताते हैं कि जनाब वो भी उनका भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन उनका ब्रेन ड्रेन कैसे हो रहा है कि मुल्क की 50% जो ब्यूरोक्रेसी है वो पुर्तगाल के अंदर जाके वो प्रॉपर्टियां खरीद रही है, उसमें सेनेगाल भी आ गया। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की जो बात अभी आपने कहा कि इस मुल्क में एसी भी लगे हुए, लेकिन इस वक्त एक आम पाकिस्तानी की जो 25 करोड़ में 90% लोग हैं वो तो अपना मीटर देखते रहते हैं कि 100 यूनिट से कहीं 200 तो नहीं हो गए, 200 से कहीं 300 तो नहीं हो गए। अब सूरत हाल ये है कि एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी आप पूरी नहीं कर सकते। हेल्थ सेक्टर में चले जाएं तो आपकी जो इस वक्त सेहत की सहूलियात है वो इतनी महंगी है कि आम आदमी इसको नहीं बेयर नहीं कर सकता। एजुकेशन में देख लें, लाखों में आपकी चली गई। आज से 15-20 साल पहले की बात है, आप मैं हम सब मेरे साथ जितने भी मौजूद साथी यहाँ बैठे हुए हैं, शायद हम सरकारी स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में बड़ी थोड़ी सी फीसों पे पड़ गए थे। आज उन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फीसें हैं कि पब्लिक जो है, आम आदमी, माँ बाप तो दे ही नहीं, आपकी एजुकेशन कर दिया, आपकी हेल्थ सेक्टर की फैसिलिटीज हो, ये तमाम की तमाम एक खास तबके ने अपने अंदर कंपोज कर लिया। पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, इंडिया के दांत खट्टे किए। आज पूरी दुनिया में हजीमत हो रही है इंडिया की, पाकिस्तान का नाम हर जगह हो रहा है। लेकिन मुझे आज बताएं, जब आज अवार्ड दिए गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिला, वेल एंड गुड। आर्मी आपके फजाइया के सरबराह को मिला, वेल एंड गुड, बिल्कुल ठीक था, डिजर्विंग केस है। ये मुझे राना सनाउल्लाह साहब को याद मिल रहा है यार, आपके तारड़ साहब को मिल रहा है, वो यार आपने बिलावल भुट्टो जरदारी को मिल रहा है। आपने तो अंजुमन बाग में 27 बम ही बना लिया है कि अब तो अवार्ड भी आप पाकिस्तान की जो एक 9 उम्र को दिया गया है, दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड। और मैं वही कह रहा हूँ ना, अवार्ड भी आपस में अंदर कर लिए इन्होंने। मसलन आपकी नेशन के अंदर क्या ब्रेन खत्म हो गए हैं और एक खास क्लास पैदा हो गई है। इस मुल्क के अंदर से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि जितने काबिल लोग हैं, और इवन इस वक्त आप तो आम पाकिस्तान भी भाग रहा है, ऑफिशियल डाटा है कि 32 लाख लोग 3 साल सर इस वक्त मुल्क से आपका ब्यूरोक्रेट भी भाग रहा है, वो बाहर पैसे जोड़ रहा है, उसको भी क्यों कि किसी को पाकिस्तान के अंदर अपना फ्यूचर महफूज नजर नहीं आ रहा। आपने 78 सालों के बाद पाकिस्तान की हालत ये की है कि यहाँ कोई रहना पसंद नहीं कर रहा, किसी को मौका मिल जाए वो कहता मैं 1 मिनट में यहाँ से निकलूं। तो हमें सोचना होगा आज, 78 साल पहले वो जो लाखों लोगों ने अपनी जानें देकर, अच्छा साहब ये किसने सोचना है, हुक्मरानों ने सोचना है या फिर अवाम ने सोचना है? देखिए अवाम तो सोच सोच के थक गई, उसको तो बुरा ही हाल करती है ना। द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, ये जो आपके इस वक्त, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं तो आज निजाम की बात करता हूँ, मैं ना पीपल्स पार्टी की बात, तमाम हुक्मरान एक निजाम की बात कर रहे हैं, उस निजाम की जिसने इस कौम को बिल्कुल कैप्चर करके रखा हुआ है, हिलने नहीं दे रहे और वसाइल के तमाम सोतों पर काबिज हो गए हैं। मतलब इस तरह पाकिस्तान में कभी भी नहीं था। मैं जरा रंधावा साहब मुझे बताइएगा, बड़ी अलार्मिंग बात एक तो इन्होंने की कि ब्रेन ड्रेन जो है, हम इसको कुछ भी कह लें, लेकिन ये अलमिया है हमारे साथ कि हमारी यंग जनरेशन जो है, ये वो डाटा है 32 लाख का पिछले 3 साल का जो गवर्नमेंट के इदारों ने दिया है। जैसे एहसन ज़िया साहब कह रहे थे और हम रोज़ इसको बात भी करते हैं कि ये जो आपके डंकी लगा के जाते हैं और बेचारे जाने भी हार जाते हैं, अपने घर बेच के जाते हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं, उनकी तादाद जो हमारे पास उसका डाटा नहीं है। और दूसरी बात जो बहुत मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक है, ये बात मैं भी सोच रहा था, आज देख भी रहा था कि चलें अगर हम मीडिया को भी हम साइड पे रख दें तो हम जब ये पोस्टर्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, तस्वीरें बड़ी बड़ी देखते हैं, हमारा कायद कहाँ गया, इलामा इकबाल का इधर गया उसमें से।
हमने क्या जानबूझ के उनको निगेट कर दिया है? क्या वो हमारे फाउंडर नहीं थे जी? जी आपकी बात बिल्कुल, बात तो सच है, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर जो भी बातें मैंने सुनी, क्योंकि मेरा शोबा है जी। तालीम और बच्चों के साथ, बेसिकली जिम्मेदारा बैकग्राउंड भी है। जब यील्ड सही ना हो रही हो, यानी जिन्हों पंजाबी च कहते झाड़ पूरा नहीं उतर रहा, थिंग्स आर द एंड इज नॉट बीइंग अचीव्ड, तो आप बीज को बदलते हैं या बीज को उसके अंदर टेक्नोलॉजी लाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का बीज या माशरा तो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का बीज बच्चा है, और बच्चे की माइंडसेट और उसकी जो ग्लोबल वर्क फोर्स, जो ये एक्सपोर्ट ब्रेन ड्रेन और ब्रेन की बात है, अरफा करीम ने 10 साल पहले ये बात एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ शेयर की थी कि ये उसका एम है कि वो अपनी यूथ को ग्लोबल वर्क लेवल स्टैंडर्ड्स के ऊपर तैयार करके तो हम ब्रेन को एक्सपोर्ट करेंगे, यानी यहीं पे बैठ के बच्चे अपना काम करेंगे फ्रीलांसिंग पे, अपने ह्यूमन आवर्स को यूज़ करेंगे और वो अपलोड होगा और उसके पैसे आएंगे। ये इतना बड़ा इशू जिसको हम कह रहे हैं माइग्रेशन या बाहर जाना, मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा इशू है कि जो डंकी लगा के या जो लेबर वाले जाते हैं वो प्रॉपरली, उनका अगर फ़र्ज़ करें वो एक उसने जाके एक मैसन का काम करना है, तो आज की जो ग्लोबल वर्क फोर्स है, अगर वो उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करता होगा, वो प्रॉपर तरीके से जाएगा, उसको मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज वाले तो उसके पैसे ज्यादा आएंगे, उसकी इज्जत नफ्स ज्यादा होगी, वो लीगली कवर्ड होगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। हम इंडिविजुअली, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कि 2 इंसान के, जो हमें एक किताब में मैंने बचपन में पढ़ा था कि एक दायरा कार होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है जो सबका है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये कंसर्न है, सबका है, कहें या ना कहें, लेकिन मेरे पास मेरी अपनी एनर्जी पुट करने के लिए कौन सी जगह है, वो मेरा अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस अपना है जिसमें मैं कर सकता हूँ। तो वो हम अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बड़े छोटे लेवल पे भी है, बड़े लेवल पे भी है, गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन ये बात बहरहाल ठीक है कि एज अ नेशन हमें ये कहना चाहिए कि जितने लेवल का हमें या जिस एमरजेंसी लेवल पे हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट माइंडसेट भी और टेक्नोलॉजी भी, दोनों चीज़ों को इकबाल ने और जो पुराने थे, जो कससुल कुरान ने भी हमें बताया कि पुरानी बातें इसलिए सिखाई जाती हैं कि उससे हम सबक सीखें, उससे हम इंस्पायर हों। मिलिट्री हिस्ट्री भी हमें इसलिए पढ़ाई जाती है कि उससे हम लेसन लर्न करें। तो ये ज़रूर है कि हमें अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का और उनका जो विजन था पाकिस्तान के बारे में, वो यूथ को बताना चाहिए। आप कन्ना साहब ये नहीं समझते कि हमारी जो हमारे यंगस्टर्स को जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हम ज़्यादा पीछे न जाएं तो इवन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी डिस्टॉर्टेड है? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे है, एंड इट इज़ नॉट ओनली, ये कोई 70 साल की बात नहीं है, आप हज़ारों साल, बल्कि अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में जिसको हम चाहते उधर भी चले जाएं, तो जो अहले हकम लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से जो कलम भी और जो भी है वो उसको इन्फ्लुएंस लेकिन कर हमें लेते हैं। तो 1947 के बाद जब एक आज़ाद मुल्क मिला था, हमें तो इन चीज़ों पे ख्याल करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिगनिंग होनी चाहिए थी, वी कुड नॉट। लेकिन अभी पॉजिटिविटी क्या है कि आज डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारी किताबें बैन हैं, कायदे आज़म के ऊपर रिसर्च नहीं हो सकती, PhD नहीं मकाला हो सकता, और कई किताबें हैं बैन हैं, ये अनफॉर्चुनेट नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी जिसके अंदर तलब की लचक है, अगर हम वो चिंगारी जगा दें अपने बच्चे में कि पास्ट के मुतल्लक जानो, तो रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि अब इल्म मौजूद नहीं है, अब इल्म हर तक पहुंच गया है, हमने सिर्फ उसकी एक ट्रिगर को ऑन करना है, उसको कहना है कि हाँ ये रास्ता है, तुम चाहो तो ये अचीव कर सकते हो। राइट। बड़ी साहब, एक तो मुझे ये, क्योंकि आपकी गो के हमने सियासी बात नहीं करनी थी, लेकिन आपकी जमात इस वक्त इक़्तिदार में इत्तेहादी है, मेन इत्तेहादी है, बल्कि मेन पिलर है, क्योंकि अगर जरदारी साहब थोड़ा सा अगर इधर हों तो गवर्नमेंट गिर सकती है, गिरेगी नहीं। मुझे ये बताइए कि कायदे आज़म की, जैसे अभी ये रंधावा साहब ने भी बताया कि उन पर रिसर्च नहीं हो सकती है, उन पर PhD नहीं हो सकती, और मेरे ख्याल में अगर हम अपने फाउंडर के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, बल्कि कुछ बुक्स उनसे जो उनके साथ अटैच है उनके ऊपर भी पाबंदी है, तो फिर ये कहाँ पे हम खड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? जी खान साहब, गुजारिश ये है कि पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात नहीं है,
हुकूमत को। चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाई सपोर्ट कर रही ये है कोई बात सिस्टम नहीं। को, पार्लियामानी निज़ाम को मजबूत और बेहतर करने के लिए, इसलिए हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि हम अपने मशाहिर कायदे आज़म अल्लामा इकबाल या दीगर मशाहिर के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते, बैन है। पहले मुझे ये बताइए आप तीनों साहबान, क्या हम आज आज़ाद हैं पाकिस्तान में? क्या अगर हम आज़ाद होते तो लियाकत अली खान साहब को जिस तरह शहीद किया गया और उनके कातिल के साथ जो सलूक किया गया और फिर उनकी कातिल की बेवा और उनके लवाहिकीन को, फैमिली को जिस तरह से नवाजा गया, क्या वो नवाजा जा सकता था? क्या अगर हम आज़ाद होते सही मानों में तो कायदे आज़म को बीमारी की हालत में वो ज़ियारत के एक रेजिडेंसी में ले जाया जाना ज़रूरी था, या कराची या लाहौर के किसी हॉस्पिटल में उनको दाखिल करके उनका इलाज करना ज़रूरी था? नहीं, वो बेसिकली जियारत में सैनिटोरियम भी था ना, ये बस अपनी सर वहाँ टीवी। सहूलियत क्या थी? सहूलियत क्या थी? मेडिसिन नहीं थी। फिर चलें, आपने रख दिया वहां भी, जब फिर आप लेकर आ रहे हैं उनको, शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक ऐसी खराब एम्बुलेंस में उनको डाल दिया गया जिसका पेट्रोल खत्म हो गया और उसके बैकअप के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, पेट्रोल नहीं था, कोई डॉक्टर भी नहीं था कि अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उनको लुक आफ्टर कर सके। क्या हम आज़ाद होते तो इस मुल्क में 1977 में डॉलरों की बारिश के साथ जो मुल्लाओं ने तहरीक चलाई थी पाकिस्तान की अवामी जमहूरी हुकूमत को टॉपल करने के लिए, वो मुमकिन था? क्या आज भी उसी चीज़ को मैं दरमियान में मुख्तसर करके बात करता हूँ कि बाजौड़ में, बलूचिस्तान में और साथ माजरत के साथ इस्लामाबाद में इस वक्त जो हो रहा है, हमारे इस्लाम के ठेकेदार जो हमारे मुल्क के इदारों के साथ कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन था? इनको कहाँ से आशीर्वाद मिल रही है इन लोगों को? मस्जिदें आप बनाएं, मदरसे बनाएं, जो काम भी करें फलाह बहबूद के, आप उसको एक सिस्टम के तहत करें। ये तो नहीं है ना कि आप इस स्टूडियो के अंदर आके आप मस्जिद बना लें या मदरसा बना लें, ये तो नहीं होगा ना। लेकिन ये सारी बातें हैं कि हम अभी तक आज़ाद नहीं है सही मानों में। देखिए, हमें इस फोरम पे हम आज़ाद हो, हमारे लिए अफसोसनाक बात यह है कि कायदे आज़म जो है एक ना सिर्फ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, बल्कि हम जब बचपन में स्टूडेंट थे हमने उनकी तो हिफाजत हमें की यही थी। पता था कि ये एक रूहानी शख्सियत भी है। हमारे लिए वो उनकी बहन मोहतरमा फादर फातिमा ऑफ द जिन्ना नेशन थी। के साथ जो सलूक हुआ, क्या वो आज़ाद मुमलिकत में हो सकता था? एसी लगे हुए हैं, एसी का बिल हम नहीं दे सकते, स्कूल में बच्चा दाखिल करवाने जाएं तो उसकी हम फीस नहीं दे सकते, हमें छींक आ जाए तो डिस्प्रिन की गोली अफोर्ड नहीं करते हम कि वो खरीद सकें। 4 आने की गोली होती थी, आज वो गोली भी 2.5-3 रुपए की गोली हो चुकी है। कहाँ खड़े हैं हम? ये तो बहुत अलार्मिंग है। देखिए, ये हुक्मरान जो हैं, ये कायदे आज़म और उस वक़्त के जो सारे हमारे जय्यद रहनुमा थे, उनकी तफ़ैल ही पाकिस्तान बना था और आम लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी थी। लेकिन आज ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, ये तो हमें पता था कि उनकी कुछ जो बुक्स हैं वो उनके ऊपर वो बैन है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च भी नहीं हो सकता है, PhD नहीं हो सकती। और हमने ये देखा, आपने भी देखा कि ऐसे ऐसे कुछ शायर और ऐसे कुछ नाम नहाद लोग हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता और उनके ऊपर जो यूनिवर्सिटी हैं वो PhD करवा रही होती है। देखिए काशिफ साहब, मुझे ऐसे लगता है कि हम बोनो को इस वक्त लीडर बना रहे हैं। इस कौम के जो असल मोहसिन थे, जो इस कौम को बनाने वाले थे, हमने उनको पशे पुश डाल दिया है। अभी आप बात कर रहे थे कायदे आज़म के ऊपर जो है कि हम PhD नहीं कर सकते। आप मादरे मिलत के साथ जो सलूक हुआ, आपको क्या ये नहीं पता? आज पूरे दिन पूरे मीडिया पर मादरे मिलत का कितना रोल बताया गया, कितना बताया गया कि उनकी पाकिस्तान के लिए क्या बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। यानी उस सरकारी टीवी भी नहीं बताया देता कायदे उनको। आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बाबा कौम है, उनकी वो बहन थी और उसको हर मुश्किल वक्त में मादरे मिलत ने शादी इसलिए नहीं की कि इस कौम के को, इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो उनका भाई कर रहा है, ताकि उसको कोई मुश्किल ना आए, उनकी खिदमत में लगी रही और हर जगह उनके लिए एक समझे सुतून बनकर सामने आई। उनके साथ उनकी जिंदगी के अंदर उनके साथ जो सलूक किया गया और फिर उनकी किताब पर बैन लगा दिया गया। अब यहाँ पर अब मैं क्या कहूँ, मेरे साथी हैं, मैं मौजूद साथी हैं, लेकिन इनकी मासूमियत पर क्या कुर्बान जाने को दिल चाहता है। ये कह रहे हैं जी कि लियाकत अली खान साहब के कातिल नहीं पकड़े गए। ये तो मोहतरमा बेनज़ीर के कातिल नहीं पकड़े जा सके इनसे, इनकी अपनी गवर्नमेंट रही। अभी भी ये कहते हैं जी कि हम हमायती हैं। हमायती हैं भैया, आप हुक्मरान हैं इस वक्त। आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, आप कह रहे हैं हम सिर्फ हिमायत कर रहे हैं। और भाई आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। पूरे सिंध में आपकी गवर्नमेंट है, चेयरमैन सेनेट आपके हैं, बाकी सूबों में भी आपके, बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है, हर जगह आप तो मुकम्मल तौर पर है।
आज आपको उसने कारकर्दगी या जो भी आपने, मुझे नहीं समझ दो आता, सूबों में इनकी बिलावल गवर्नमेंट है। भुट्टो साहब, मैं इसको मानता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के केस की दुनिया भर में वकालत की, ब्रिलियंट पर्सन है, लेकिन क्या जिस लेवल का तमगा उन्हें दिया है क्या उसके वो अहल हैं? और पीपल्स पार्टी के जिन वजीरों को आज तमगे दिए उन्होंने क्या ऐसा किया है? ये हुक्मरान भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा था, मैं आज किसी सियासी जमात का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं निजाम की बात करना चाह रहा था, क्योंकि हमने 78 सालों में जो कुछ देखा, हमें आज निजाम की बात करनी थी। अच्छा इसलिए साहब इस किस्म के जो अवार्ड्स दिए हैं, एक तो मैं समझता हूँ कि अवार्ड्स की वैल्यू कम हो गई, और अनफॉर्चुनेटली इनके ऊपर कोई मीडिया पे आवाज भी नहीं उठाता है। नहीं, इसलिए देखें, आपको पता है काशिफ साहब, मुझे भी पता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी भी एक जिम्मेदारी एक साबका पार्टी के ऊपर भी है कि उन्होंने इस तरीके से इस आजादी को मिसयूज किया कि हमें आज वो फेस करना पड़ा। सिविल लिबर्टीज जो थी आपकी 9 मई के बाद आपकी कंप्रोमाइज हो गई, क्योंकि नहीं ऐसा वाकया करना चाहिए था। लेकिन इसमें पॉलिटिकल जमातों की भी, लाने वालों की भी, और फिर उसके बाद उनसे मुकर जाने वालों की भी ये गलती है ना सारी। अब मैं निजाम की बात कर रहा हूं। इस निजाम की सूरत हाल ये है कि एटमी कुव्वत, इंडिया को जंग हराने वाला, पाकिस्तान दुनिया का एक बड़ा ज़राई मुल्क, जिसकी जो इस वक्त आप पंजाब की अगर मैं बात करूं इस वक्त ज़राअत की, तो वो दुनिया की एक बड़ी बास्केट है, फूड बास्केट है। माजी के अंदर अब सेंट्रल एशिया तक जो थे बहुत सारे जो हमले थे इस रीजन के ऊपर ना हो सके, कि जब हमलावर आते थे उनको वो खुराक लेते थे, जो उनकी ज़रूरियात थी उनको बॉर्डर पे दी जाती थी, वापस चले जाते थे। आज उस मुल्क के अंदर, उस शहर के अंदर, और मैं लाहौर की बात करता हूँ, कराची की बात करता हूँ, वो भाई गन्ना इतनी आपकी बम्पर हुई, आपकी जो इस वक्त उसकी जो फसल हुई, आज आपके शहर में चीनी लाई, मुझे चीनी लेके दिखाएं। ये एटमी कुव्वत है, ये मुल्क इंडिया का और आ रहा है, चीनी नहीं है। जबकि आपके सारी सब हमारा ये क्वेश्चन तो फिर मेरे ख्याल में मीनिंगलेस हो गया ना, कायद का पाकिस्तान का। मैंने वही कहा ना, फिर उसमें कायदे आजम कहाँ आपको नजर आ रहे हैं? आज सारा दिन आप नाम ही एलिमिनेट कर दिया। मैं कहता हूँ नाम ही किसी का नहीं है। आपके वो हीरो दिखाए जा रहे हैं आपको, जो मेरा ख्याल है मतलब राना सनाउल्लाह सब इस कौम के हीरो हैं। खुदा का खौफ करना चाहिए आपको। अच्छा ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा रोल प्ले किया, अपने लेकिन क्या वो खान साहब की बात हुई, मुहतरमा फातिमा जना की हुई, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ये बड़े नाम थे ना, आपने अपने बड़े नामों को गाइड कर दिया, निकाला भी ना, यहाँ से आपने निकाल दिया टेक्निकली, और आपने बोनों को लीडर बना दिया। जिस कौम की ज़हनी हालत ये हो, जिसके मीडिया की ये हालत हो, आप ये कह रहे हैं हमने 78 सालों में थोड़ा एक और सक्सेसेस हैं, हमारे फेलियर्स बड़े ज्यादा, और उसमें से कुछ तो बड़ी खौफनाक है। वो 78 साल में बिल्कुल ठीक है, वो जो बात थी कि मतलब जो मजमुआ था उसमें से फेलियर्स हमारे ज्यादा हैं। रंधावा साहब मुझे बताइएगा, कायद आज़म ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिसे हम कायद का पाकिस्तान कहते हैं, उसमें जो है पावरफुल जो हमारे मासिस हैं, रियासत की जिसे बात करते हैं, रियासत का बशिंदा जो था वो इस रियासत का मालिक था। आज आप रियासत के बशिंदों को कहाँ खड़ा देखते हैं? हुक्मरानों की तो बात हमने कर ली, करते रहेंगे, ख़त्म होनी नहीं है। उनकी जो पाकिस्तान के साथ जो भी उन्होंने किया उसको छोड़िए, रियासत का बशिंदा कहाँ खड़ा है? सर आपने एग्जैक्टली वही पॉइंट लिया। मैं जब बात हो रही थी तो मैं अपना लिख रहा था। बेसिकली ये है कि हमें ये सिखाया गया कि जब भी आप कोई क्रिटिक करते हैं जी जी, तो क्रिटिक उस वक्त तक फ़ायदेमंद नहीं होती जब तक आप उसका कोई वायबल सोल्यूशन नहीं देते। Right. व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? कि अब क्या है, डायग्नोस्टिक्स हो गई कि हमने देख लिया कि ये है, अब इसका इलाज क्या है? नहीं वो हम तो बिसल ब्लो करते हैं, ठीक है। अब ये उनका काम है, माने ना माने। तो मैं ये समझता हूँ मोस्टली नहीं मानते हमारी बात। मेरी जो फिलॉसफी है, जो मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल की, जी जी, और वो ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे खुद अपने आप के, लेट्स से जैसे घर है कि जी अब बच्चों को नहीं गवर्नमेंट बता रही कि कौन क्या था, लेकिन वालिदैन को तो किसी ने नहीं रोका कि वो अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठें जब आपको सफ़र में जा रहे हैं, या वो बिल्कुल अलूफ ना हो जाएं बच्चों से कि उन्होंने स्कूलों पे छोड़ दिया है और अब वो उनको नहीं बता रहे। उनको पसंद आए या ना आए, आधा घंटा 20 मिनट कोई ना कोई बातचीत, उनको कोई इकबाल के बारे में, कोई हदीस, कोई और चीज़, कोई अपने आबा व अजदाद के बारे में। कि आप आजकल के सरकारी जो ये वलायती स्कूल या ज़्यादा सिस्टम चल खड़ा है, लोगों को अपने दादा का नाम नहीं आता। तो मैं यही कहूँगा कि बजाय हम शिकवत वाय जुल्मत शब्द तो हम करते ही रहते हैं मैंने हैसल कौम, इंडिविजुअल लेवल पे हम साथ लेकिन आपके जवाब में फिर एक और जवाब भी था कि आपने जो मॉडर्न एजुकेशन के मेथड्स की बात की है, उसमें जाहिर है कि उनकी प्रायोरिटीज और उनके जो इंटरेस्ट हैं कुछ और हैं जी, वो सब्सिडाइज्ड है ना, वो दे आर, वो उसमें उनको कायदे आज़म इलामा इकबाल या मुहतरमा से नहीं कोई अच्छा इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर जब उनको नहीं लगता तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम एज तो करें, हम एज एल्डर्स इंडिविजुअल लेवल पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट तो
उनके तफैल ही गवर्नमेंट है ना जी। गवर्नमेंट असल अनफॉर्चुनेटली अवाम जब पूरी तरीके से शऊर आ जाएगा और जब हम पीछे देखें, जो भी आप, मैं उस मेरा फील्ड नहीं है इसमें, मैं बगैर किसी उसमें गए हुए कहता हूं कि जो भी पॉलिटिकल लीडर है उसकी स्ट्रेंथ तो उसके पीछे लोग होते हैं ना, मासेस, बिल्कुल ठीक। अगर मासेस अवेयर हो जाएंगे कि हमने ये करना है और ये नहीं करना। लेकिन मासेस भी अगर उनका राइट ऑफ वोट जो है वो जी जी, लेकिन ये एक रिलेटिव है, ग्रेजुअल है। जी, जी। देखें 78 इयर्स नेशनल लाइफ में मैं कहता हूं कोई बहुत ज्यादा नहीं है। नाकामियों की फहरिस्त तवील है, जैसे तवील है, लेकिन फिर भी मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि होपलेसनेस नहीं। अगर पंजाबी च कहते सन हाले भी डोलियां बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, आज भी अगर हमें रियलाइज हो जाए वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, ये तो पहला मिसरा हो गया ना इकबाल का। असल बात यह है कि कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। अगर हम एहसासे ज़ियां जगाते रहेंगे, बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, तो फिर देखें ना, अरफा करीम को कहा ना बिल गेट्स ने कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू, शी कुड हैव बीन सेट, उधर वो स्कॉलरशिप भी ले लेती, अपने इंडिविजुअली सारा कुछ कर लेती, लेकिन उसने कहा बाबा ये जो हमारे गांव का बच्चा है, जो हमारे वर्कर का बच्चा है, असल इंसाफ ये नहीं है कि जो अदालत में। एक क्वेश्चन आपसे करना है, अरफा करीम के लिए जो कुछ उसने किया, मतलब जाहिर है कि जीनियस थी वो जी। तो जीनियस जो नॉर्मल लोग नहीं होते जी नहीं होता। जो कुछ उसने गेन किया उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कितना % रोल था जी? तो बड़े ऑनेस्ट हो, आपकी ओपिनियन चाहिए मुझे। जी नहीं, ये देखें, ये इंडिविजुअल लेवल पे फैसलाबाद में हम एक देहाती बैकग्राउंड से हैं, मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मेरी बेगम साहबा को नहीं आता। मुझे पता है, मैं मिला हूँ। हाँ, तो उसको हाँ क्या किया कि उसको ये जरूर दिखाया, सुनती थी घर में कि यार इकबाल और बाबा बुल्ले शाह और जो भी दादा उसका हमें सिखाता था वो मैं उसको सिखाता था, गांव में भी जाती थी। आज जिसको जो हमारे हाई एंड के डिफेंस के बच्चे हैं उनका बूट कैंप होता है जिसमें वो एक्वा थेरेपी और मड थेरेपी कराते हैं पे करके, और हम वो जो गांव में देहात में बच्चे मट्टी में जाके खेलते हैं, तो शी यूज्ड टू प्ले दैट मोर नेचुरल था उसमें। लेकिन मैं ये जरूर कहूं कि गवर्नमेंट ने भी उसको नेशनल लेवल पे भी उसको बड़ा रिकग्नाइज किया, उसको बड़ी इज्जत एहतराम मिली। लेकिन तो ये तो बाद में हुआ ना, जब मिल गई इज्जत। बहरहाल उसकी कामयाबी में कंट्रीब्यूशन तो कोई नहीं था ना जी। मेरा जाती तौर आपका था ना जी, वो तो आपका था। बड़ी साहब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हमारी डिबेट जो है बड़ी ये बेसिकली ये फफोले हैं पाकिस्तान के जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो मौजूदा जनरेशन है, जिस मुल्क में कायदे आज़म की तस्वीर गायब की जा रही है, और उसको ज़ाहिर है कि हम जब देखते हैं एकेडमिक्स में तो मैं भी परेशान होता हूँ कि वो सब कुछ बदल गया है। छोटे बच्चे जो हैं उनको इनके बारे में कोई तालीम नहीं दी जा रही। मेरे ख्याल 8-9 तक हमें तो पता था उस वक़्त कि ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन कौन था, हुसैन शहीद सोहरावर्दी कौन था। कायदे आज़म तो ज़ाहिर है कि एक फादरली फिगर थे, इल्लामा इकबाल भी एक रूहानी फिगर और फादरली फिगर थे। तो ये हम किधर को जा रहे हैं? हमारी जनरेशन तो हमारे माजी से कट जाएगी बिल्कुल। बदकिस्मती से हम जिस तरफ जा रहे हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ निज़ाम तालीम देख लें। नहीं, वो तो इंग्लिश सिखा रहा था। और आज भी वही है कि मतलब कि अमीर का बच्चा ही अमीर होगा और गरीब का बच्चा ही गरीब, गुर्बत में ही जाएगा। वो वही हो रहा है आज बदकिस्मती से। लेकिन वो अमीर हो, लेकिन हमारे हमारे निज़ाम तालीम ने हमें कुछ दिया। हमारे ज़माने तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें ख्वाजा नाज़मुद्दीन का भी पता था, मौलाना लियाकत अली खान का, नवाब लियाकत अली खान का भी पता था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी पता था, मौलाना जफ़र अली जौहर का भी पता था, हुसैन शहीद सोहरावर्दी का भी पता था। लेकिन जो मैं नाम ले रहा हूँ, बदकिस्मती से हमारे आज के बच्चे ये नहीं जानते, क्योंकि हमारे जो एकेडमिया में जो सिलेबस है उसमें ही मशाहिर का जिक्र ख़त्म हो चुका है। इवन के कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के ऊपर भी अगर आप उनकी किताबों में सिलेबस में देखें तो वो मजमून उतने लेंथी और उतने शकील नहीं रहे कि पूरी तरीके से बच्चों को बताया जा सके। तो बात कर रहे थे, छोटी सी बात इसी में से मुझे बहुत वो इसमें इम्पोर्टेंस है कि ये बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो माँ बाप हैं वो उनकी प्रायोरिटी ये नहीं रही कि हमारे बच्चों को ये पता चले। वो टाइम जो क्वालिटी टाइम माँ बाप ने देना है, वो चाहते हैं कि मेरा कारोबार ग्रो कर जाए, मेरा रैंक ग्रो कर जाए, मेरा पॉलिटिकल मेरा स्टेटस ग्रो कर जाए। लेकिन ये भी होना चाहिए कि मैं अगली नस्ल रहेंगे आप नहीं सर, तो मैं कहता हूं घूमते हुए कसूरवार है, उन्हें अवाम जो है, जो माँ बाप हैं, उनके ऊपर बोझ इतने लाद दिए हैं।
सर लेकिन देखें, जितना भी हो जाए, हमारे बड़े माँ बाप अनपढ़ थे, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो शाम को दास्तान गोई करते थे अपने बच्चों के साथ। ये वो जिम्मेदारी उनको आप कर कुछ रहे ना थे। कुछ बताते थे, उनके अंदर वो तड़प आपका जगाते मतलब थे। कि ये जिम्मेदारी टू सम एक्सटेंट माँ बाप को वालदैन के उठानी ऊपर भी चाहिए, बिल्कुल पास दुरुस्त की। बिल्कुल दुरुस्त है। आप बात कर रहे थे उस वक्त कि हम मसाइल की निशानदेही किए जा रहे हैं, लेकिन किसी पे क्रिटिक करने का फायदा उस वक्त तक नहीं होता जब तक हम एक पॉजिटिव हल भी ना बताएं। तो पॉजिटिव हल तो हमारे पास मौजूद है कि हमारा अपना सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए। हम कहते हैं और जानते हैं कि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन आप देखें कि आप पार्लियामेंट को वो बर्तरी हासिल है दूसरे इदारों के ऊपर जिसको जवाब उसने ऐसा वजूद दिया, दिया, साहब जिसको देंगे जन्म दिया। पार्लियामेंट को। क्या इस मुल्क में पार्लियामेंट की बनाई हुई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुपरमेसी मौजूद है? क्या पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है उसके ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर हम अमल करते हैं? ये सब वैसे चीजें मेरी नहीं बात सुनिए, है। भुट्टो अगर साहब ने तमाम इदारे, पार्लियामेंट ने खुद करना है ना वो, अगर खुद नहीं हमारे करेंगे तमाम तो- इदारे जो है बड़ी साहब। वो कानून और आइन के मुताबिक पार्लियामेंट के ताबे होकर चलें तो मैं समझता हूं कि ये मसाइल हल हो भुट्टो सकते साहब ने हैं। जब- अभी बात कर रहे थे एहसन जिया साहब की पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, हुक्मरान भाईजान, जमात है जी। मुझे बताएं मैं इत्तेहादी नहीं कह रहा, अख्तियार हुक्मरान क्या है? जमात है। अख्तियार क्या है हमारे गवर्नर तो का? आप आपको पता है, प्रेसिडेंट छोड़ दें ना, छोड़ दें, एक गली नहीं बनवा खैर, सकते, इस तरह से ठीक है ना? टाइम थोड़ा रह गया। सिर्फ इस बात को कि लड़ाई को कम करने के लिए, भट्टी लड़ाई साहब- को खत्म करने के भट्टी लिए साहब वो देखें, सपोर्ट कर रहे हैं। भट्टी साहब 2 माह कबल बिलावल साहब ने बहुत बयानबाजी की और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बुला के 9 अरब रुपया उनको दिया, जिसके बाद वो चुप कर गए। अब वो 9 अरब का हिसाब या तो आप ले सकते हैं, हमें तो वो नहीं देते हैं। नहीं, आप ले सकते हैं, मीडिया आजाद तो है, आप नहीं पूछे, देंगे। आप पूछे, सवाल करें। तो मतलब कि development बिलावल साहब ने डायरेक्ट development के अब देखें नाम ना, पे वो बिलावल साहब को यहाँ जो पे पैसे trillions दिया 9 खा गए। अरब रुपया तो I'm उनकी just जेब में डाल तो नहीं डाल giving- दिया। I'm just giving you example। वो उनको बजट क्या के लिए दिया करें ना हम, कि वो फंडिंग में चले खैर आगे पाकिस्तान चलते में हैं, ये हम किसी और डिबेट में चल गए। एहसन जिया साहब, जो बात अभी रंधावा साहब ने भी की, भट्टी साहब ने भी की, कि एक तो रोल जो है माँ बाप का है, मॉडर्न जो लाइफ्स है और स्पेशली पाकिस्तान में रहने वाले माँ बाप की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रख के, और स्कूल के सिलेबस, स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस जिनके ऊपर इख्तियार गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो सूबाई हो या कौमी हो, तो उसके बाद आप समझते हैं कि इसमें कसूरवार माँ बाप हैं या फिर हुकूमतें हैं? देखिए, इसकी जिम्मेदार जो है ना पहले स्टेट है। मैं इसकी मुझे कल सबसे आज इलामा इकबाल के शेर सुन के बहुत अच्छा लगा, कानों को भला लगा, एक सोच और फिक्र आई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी शख्सियत, मेरा ख्याल है हम सबसे आगे हैं इलामा इकबाल को पढ़ने में और उनको बयान करने में, और पूरी कौम को ये करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि मैं मुशर्रफ दौर के अंदर एक अहम इदारे के एक अहम ऑफिसर से मिला और उसने मुझे उस वक्त ये गुफ्तगू में बताया कि बड़ा सिस्टमेटिकली हम अपने सिलेबस के अंदर से और अपने सिस्टम के अंदर से इलामा इकबाल की सारी शायरी और फिक्र कौम के हवाले से निकाल रहे हैं। ठीक है, ये उस दौर से पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। So they have done it now. हाँ, ये अब वो पूरा उसी तरह नजर आ रहा है ना। देखिए, अब कायदे आजम कहीं नहीं है। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, कासा लेस हैं, या उनके इस वक्त समझे कि मैं उन्हें क्या कहूँ, जो सारे हुए हैं जो कानून में, उनके लिए कायदे आजम शायद जरदारी साहब हैं या उनको बिलावल भुट्टो साहब हैं, नून वालों के लिए नवाज शरीफ साहब हैं या मरियम नवाज साहब हैं। इसी तरह ने हर एक ने अपना कायदे आजम और अपना इलामा इकबाल बदल लिया हुआ है। और ये इदारों के अंदर जो सूरत हाल आप ये देख रहे हैं, आप कहते हैं जी तब्दीली, ओके, सोल्यूशन हम कर लेते हैं, लेकिन सोल्यूशन कहाँ से आएगा? इस वक्त जो खराबी पैदा हुई है, ये सोल्यूशन ऊपर से आना है, लेकिन ऊपर की सूरत हाल आप ये है, पार्लियामेंट को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें। मतलब इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि इस मुल्क को चीनी की जरूरत है, 7.5 लाख टन की चीनी जो बाहर गई एकदम, उस फैसला किया, और पता था कि माजी में ऐसे ही ये जो कार्टेल है लूटता है, और इसकी मंजूरी देने वाला कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, कैबिनेट में इसकी मंजूरी हुई थी। आज पूरे मुल्क में नहीं मिल रही, तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स करेंगे? क्या इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं इसमें मुलविस? क्या इसमें कैबिनेट नहीं मुलविस? क्या उनको सजा मिल सकती है? देखिए, इस मुल्क में निज़ाम के ऊपर लोग बैठे हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ये पूरा एक ऐसा माफिया का निजाम है जो बदलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाले हैं और वो आप वाले समझते हैं। कि कायदा तो सॉरी मैं आपको मेरा टेक ले लीजिएगा। आप समझते हैं कि कोई भी पर्सनालिटी अब तक पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, या फिर आने वाली आपको जो नजर आ रही हैं, जो स्टेटस और जो कैलिबर था इलामा इकबाल का, जिनसे हमारी पूरी कौम मोहब्बत करती है, क्या उनका स्टेटस बदला जा सकता है? या सर वो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप देखें ना, पूरी नेशन को तालीम में ये होता है ना, कौमें अपने जो उनके मोहसिन होते हैं, कौमों के मोहसिन होते हैं, उनको नहीं भुलाती। जब उनकी कुर्बानियों को आप नहीं बुलाएंगे तो आपके अंदर हमेशा जब जो अपनी कौम जो होती है अपने माजी के साथ जुड़ी रहती है, फ्यूचर उसी का होता है।
हमें हमारे माजी से तोड़ा जा रहा है, हमारे इस कौम के माजी से बिल्कुल अलग अलग कर डिस्कनेक्ट दिया किया जा रहा है। और आज इसका मतलब है कि आने वाली जनरेशन स्टेट ने करना है ना, ये किसने Gaps। करना है? जी जी, आने वाली हमने- जनरेशन जो है, हमने तो दरूद शरीफ मुख्तसर कर दिया। कैन यू बिलीव कि जी मैंने देखा, मैने अपने बच्चों को अपने फौरी तौर रब पे- में ऐसी सिंसियर नहीं किया। फौरी अच्छा तौर आप पे- देखें ना इस मुल्क के अंदर, आप इमरान खान, किसी अपने आप नाल सिंसियर नहीं अच्छा, के आप इमरान खान साहब के दौर में देख लें, उनके लोगों ने उस वक्त ये नारा लगाना शुरू कर दिया, ये कायदे आज़म सानी है। मैं वो खौफ आता है, अफसोस होता है कि इस नेशन का इस वक्त हालत ये है कि बच्चे आपके भाग रहे हैं, समंदरों में डूब रहे हैं, ताजर बिजनेसमैन मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जबकि पूरे आपके, मैंने कभी नहीं देखा था पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह चैम्बर्स के लोग चीख रहे हैं, और इस वक्त वो अपनी पूरी जो है आप समझे मिले यहाँ से चेंज कर रहे हैं। अच्छा आपका ब्यूरोक्रेट भी पैसा लेके भाग रहा है। मैंने आपको बता एलडीए के साबका जो डीजी है, भाग रहे हैं, जज उनके भाग पास रहे हैं, बैठे हुए जनरल थे। भाग रहे हैं, कोई भी नहीं रोक पूछा, रहा है मैं यहाँ उनके पे। पास बैठा था, उन्होंने कहा जी मेरे पासपोर्ट पे तो इतने वीजे लगे हुए हैं, अगर सिस्टम चेंज हुआ, मुझे जरा मसला हुआ तो मैं यूं करके निकल जाऊंगा। आज पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस शख्स को दी गई हुई है, और ये जो मावराए कत्ल आप सुनते हैं रोज के, जनाब इतने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, मतलब मेरा इसमें मौकफ यह है कि भाई अगर आपने इसी तरह करना है तो ये अदालतें जो है बंद करें, ताले लगाएं, आइन की किताबें क्लोज करें, बुकला को खत्म करें, और ठीक है फिर जंगल लॉ है सब कुछ करने दें। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा अफसर है, उसके पासपोर्ट पर 100 वीजे हैं, वो रोजाना एक टिकट लेके रखता है, उसे पता है कि किसी वक्त भी अगर मसला खराब हुआ, चेंज आ गई पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने मुल्क से भागना है। जो आपके पीपल हु एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, वो तो दूसरी दुनिया के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो आपकी दौलत है उसको भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो यहाँ का पाकिस्तानी है वो 100 यूनिट पर देखा घबरा रहा है कि वो मेरे साथ इस महीने क्या होगा। आपकी रियासत जो है ना इस वक्त, वो बाकायदा सरकारी डाके डाल रही है लोगों की जेबों के ऊपर। अब लोगों को समझ नहीं आती, बिल दें, एजुकेशन की बच्चों की तालीम दें, 35 से 40 हज़ार रुपये में कैसे एक आम पाकिस्तानी जिंदगी मुश्किल में है। रियासत का बशिंदा जो मतलब उसका मेन ऑर्गन है, जो मालिक है, वो मुश्किल में है। एहसन ज़ैद साहब ठीक कह रहे हैं। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा मुश्किल भी है कि हम कहते हैं कि जी कायद का पाकिस्तान कहाँ है। जो आज हम सब दोस्तों ने डिबेट की, उसमें हमें अनफॉर्चुनेटली कायद का पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा आज का पाकिस्तान जो है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आप क्या समझते हैं कि 78 के बाद 47 के बाद इन 78 सालों में कौन सा ऐसा दौर था जिसमें कायद का पाकिस्तान नज़र आया? देखिए जी, मैं तो क्योंकि हमेशा उसमें रहता हूँ, अगर आप उसको देखें तो ये कहा जा सकता है विदाउट एनी कि ग्रेजुअली डिटोरिएट हुआ, रेट ऑफ डिटोरिएशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। शुरू में शायद डिटोरिएशन वो जैसे कांटा बदलता है, जैसे आप देखें ना रेल का कांटा बदलता है, तो शुरू में वो आपकी जो डाइवर्जन है वो थोड़ी होती है। द मोर टाइम यू पास आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पहले शायद 1 फुट का फासला हो, सालों के बाद माइल्स का हो जाए। तो यस, हमने क्योंकि डायरेक्शन बदल ली, तो आज भी अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ये फिर ये कहना चाहूँगा पॉजिटिव एंड के ऊपर कि जैसे गवर्नमेंट नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, ऑल दी मोर रीजंस के पेरेंट्स को या जो असातिज़ा हैं या जो भी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, वो उसको उतनी ज़्यादा इमरजेंसी, यानी उस पर जितनी ज़रूरत ज़्यादा हो किसी चीज़ की, उतनी उस पर एफर्ट। रज़ा साहब, आपको याद होगा कि हमारा वो बचपन था, आप कुछ थोड़े बड़े होंगे, तो जब पीटीवी सिर्फ हुआ करता था जी, तो उस वक्त मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और कायद की तस्वीरें आ सर रही नहीं, हैं उसके उनके अलावा पुराने मैं जरी कहता हूँ चल रहे अजान के बाद की दुआ है जी। आप किसी बच्चे को कहें कि अजान के बाद की दुआ उसे नहीं आती, हमारे वक्त के किसी को कहें उसे आती है, क्योंकि वो पीटीवी में हर अजान के बाद वो उसका तर्जमा भी और वो अजान नमाज की बाद की दुआ होती तो मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जब हम सब पढ़ रहे थे, और मेरा ख्याल है ज्यादातर सरकारी स्कूल ही हुआ करते थे, उस वक्त हमारे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं होते थे, मेजोरिटी के नहीं होते थे, लेकिन अगर इकबाल का पता चलता था, कायदे आजम का पता चलता था, और ये सारी बातें पता चलती थी, ये स्कूलों से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पता चलती थी, रियासत की पॉलिसी रिस्पेक्ट भी इनकी उन्होंने तो मैंने सिखाई। इसलिए कहा सर कि क्योंकि अब वो नहीं कर रहे, इज्जत और एहतराम किया जाता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स आज हैव हम खुद इज्जत नहीं इंक्रीज्ड करते। कि वो अभी पहले हमारे जमाने में फरोजुल लुगत पढ़ी थी, मुझे याद है, तर्जमा नहीं आता था, पढ़ते पढ़ते वाले साहब कहते थे फरोजुल लुगत लेके बिल्कुल सही, टाइम लगता था। अब हमारे पास यहाँ पे गूगल बटन है, बटन दबाएं। सिर्फ पेरेंट्स प्लीज ये करें कि उन्हें पता होना चाहिए, स्कूल ने नहीं बताना, गवर्नमेंट ने नहीं बताना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बताएं। अच्छा रंधावा साहब, जो अभी एहसन ज़ियाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जो फाउंडर्स थे, फाउंडर कायदे आज़म नहीं थे, उनके साथ एक पूरी टीम थी, बहुत लंबी सोच थी, ठीक है ना जी? वक्त करता है परवरिश। अच्छा, हम उनको रिप्लेस तो ये जो जिनको ये बोना लीडरशिप
पोना लीडर्स कह रहे हैं या हुक्मरान कह रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई दे आर नॉट एट ऑल लीडर्स। इमरान खान हो जाए, भुट्टो हो जाए, कोई भी हो जाए, उनको रिप्लेस नहीं कोई कर भी सका नहीं कर और ना कर सकेगा। तो फिर ये जो घुटन है ये हमें कहाँ ले जाएगी? ये हुक्मरान जो है ये प्रूफ हो गया कि डेलिबरेटली कर रहे हैं, क्योंकि कौम तो कायदे आज़म से मोहब्बत करती है, बिल्कुल करती है, अभी भी करती अभी भी करती है। बिकॉज ही वाज आवर फाउंडर। पाकिस्तान का दुख भी है कौम में, तरक्की भी करना चाहते हैं। उन्हें ये, मेरे एक उस्ताद ने कहा था कि आप गुम उस वक्त होते हैं जब आपको ये पता ना हो कि आप गुम हो गए। काशी साहब एक बात बताइएगा, जब आप आपको पता आप हो कायदे क्या- आज़म की बात करें ना, ये मुल्क एटमी कुव्वत है, हम कितना फख्र करते हैं। इंडिया को आज अगर आपने नाको चने चुबाए तो उसमें ये ताकत दी है। उसके फाउंडर के साथ यानी डॉक्टर कदीर के साथ इस कौम ने क्या किया? आप बताएं, सवाल है बहुत बड़ा। बिल्कुल ठीक, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये सारा। जी बड़ी साहब, मतलब आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको तो बोलना चाहिए ना। देखिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है, मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, मैं पॉलिटिकल अपनी पार्टी की या बात नहीं फिर कर रहा आप हूँ। वो भुट्टो साहब मैं ने जो अपनी पार्टी मुहतरमा की- फातिमा जनाब के आप खिलाफ बात कर रहे थे कि campaign चलाई पाकिस्तान थी। की मतलब वो कायदे आज़म का पाकिस्तान, कायदे आज़म का कायदे आज़म का पाकिस्तान तो उस पाकिस्तान- वक्त ही खत्म हो गया था। यहाँ तो जिस वक्त कायदे आज़म कायदे ही- आज़म हयात थे। कायदे आज़म की तकरीर आपको भी याद होगा, मैं कल परसों पढ़ रहा था कि उस जमाने में रेडियो पाकिस्तान पर नशर करने से रोक दी गई। अब फातिमा जिन्ना के साथ जो सलूक हुआ वो क्या हुआ? कायदे आज़म ने जिनके बारे में कहा तो फिर कि ऐसे इन साहब लोगों सारे को हुक्मरान प्रमोशन नहीं थे ना। देनी, बस इस तरह ही है। जिन लोगों को प्रमोशन नहीं देनी उन्हीं लोगों को प्रमोशन दी गई और वो पाकिस्तान के आला तरीन सर, ओहदों वो पर तो पहुंचे। गुजर गया ना ठीक है ना? वक्त, अब तो क्या है? आगे क्या अब है? उस अब वक्त क्या में तो करना अब क्या चाहिए? रहना हमें था? हमें रिवाइवल भी तो करना है। अब This is तो not ये different, how to हमारा move पाकिस्तान forward. है देखिए, और इस पाकिस्तान ये को हमने आगे रंधावा लेके साहब, बढ़ना है। ऐसा अपनी क्या किया कुव्वत जाए? से। हम तो देखिए इसमें काशिफ साहब हमें जद्दोजहद करना होगा। मैं आपको सीधी बताऊं, सी बात है, ये हम जद्दोजहद ये नहीं कर रहे। 2% हम जो है सिर्फ ना- चापलूसी कर रहे हैं अपनी मैं सियासी आज आपको पार्टियों बताऊं की या अपने काशी मुद्दाओं साहब, की। बस अगर इस मुल्क की 2% अशराफिया को हटाया ना गया, उन्हें सबक ना सिखाया गया, तो 25 करोड़ आवाम को ये रोज मारेंगे। क्यों जी, एग्री करते हैं ना आप? सर बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मेरा जैसे कहते हैं ना, हाउ टू अचीव दैट एंड, मैं यही कहूंगा कि जी जो लोग सफरर हैं, जो 98% सफरर हैं, वो अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। और ग्रेजुअल होता है, बटन दबाने से नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट देखिए, हमें जाहिर है कि इसके ऊपर बोलना इसलिए भी पड़ता है कि कायदे आज़म की इज्जत तकरीम, इल्लामा इकबाल का जो किरदार था उसमें कमी अवाम के दिलों में नहीं है। नहीं है। लेकिन आज हम हो भी जब नहीं देखते हैं सकती। कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं उनकी स्टोरीज जो हैं वो सिलेबस में आ जाए, फातिमा जिन्ना की ना हो, इल्लामा इकबाल की ना हो, कायदे आज़म की ना हो, तो मेरे ख्याल में बहुत सर इस अनफॉर्चुनेट वक्त है। मॉडर्न कल्चर है, बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप प्रोफेसर्स हैं, वो जिन्ना साहब कहते हैं, ये फैशन बन गया है। वो ऑब्जेक्ट करते हैं इल्लामा क्या इकबाल करना के चाहिए ऊपर। जी? एहसन जाद साहब आप बता दीजिए इसके लिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ऊपर से सारी चेंज आएगी, लेकिन जो आपका तबका आपके इस निजाम पर काबिज है, जिम्मेदार आप उनको किराए आप देखें ना, आप पूरे इदारे जो है तो पर्सनल प्रोजेक्शन तो कर रहे आपके हैं। प्राइवेटाइज हो गए ना, इसका मतलब नाकामी आपके तमाम सरकारी रियासत आपकी जो है पूरी रहन, हर इदारा आपका IMF के आगे रहन है। जो बाकी बच गए थे आप उसकी निजकारी कर रहे हैं। और ये जो आपने पूरे आपने जब मैं बैड क्रेसी कहता हूँ, ब्रैड क्रेसी की शक्ल में आप फौज जफरे ये इतने काबिल होते तो इदारे चलते, इसको हम पाल रहे हैं। और ये जो है इस ये मुल्क तो को बात चलाओ। है, सर, आप डिक्टेशन और और बात कैसे करना चलेगा? जहाँ देखना, सांस हुई यूरोप तालीम में। याफ्ता CSS करने वो के बाद निशात आके सालिया गरीब जिसे हम वाले को कहते हैं। ठुड्डे मार रहा है। बहुत प्रॉब्लम ठीक है ना? थी पूरे वो यूरोप क्या मतलब सीख कर आया है? उसको कोई एथिक्स नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है। देखिए, मैं आज तो आपको मैं बताऊं, CSP काशिफ साहब की बात मैं आवाम नहीं को काशिफ साहब खिदमत पता है, ये करने के वो लिए कहने आया हूं, पढ़ने की ठुड्डे बात मारने कर के रहे हैं, लिए आया लेकिन हूं। मुझे ये बताएं, तालीम की हालत ये है कि आप डिग्रियां लेके जो नौजवान नौकरी की कई साल धक्के खाता है ना, वो फुटपाथ पे खड़ा होता है और एक करप्ट ब्यूरोक्रेट का बच्चा बड़ी सी गाड़ी में गुजर के उसे धूल डाल के जब गुजरता है ना, बिल्कुल ठीक तो है। आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम मैं पर, सर पूरे ये कह निजाम रहा पर था एक कि जब बहुत बड़ी रेनेसांस उंगली हुई है। यूरोप में, जी जी उस वक्त जो आज हम हालात की बात कर रहे हैं इससे कहीं ज्यादा खराब थे। राइट। लेकिन कहां से किसी ने कोई आर्ट्स में, म्यूजिक में, जगाया। रूहानियत में जलाया और उसके 200-300 साल लगे उस रेनेसांस पीरियड को। देखिए, फ्रेंच के आज तो हमारे पास आर्ट भी नहीं है और म्यूजिक भी नहीं है। बहुत बड़ा रोल था। यानी आप सिट बैक नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा। टाइम खत्म हो जी, मैं ये कहूंगा, देखिए आप बात कर रहे थे कि मतलब हमें कैसे, हमें अपने सिलेबस को दुरुस्त करना होगा, हमें अपने असातिज़ा की जो है वो खिदमत करनी होगी। वो भी- आज वो- हालत ये है वो कि भी- काजी साहब, हर सरकारी स्कूलों हर में सेक्टर में जो है वो 20,000 रुपए था, उसको तनख्वाह हर दी जाती है, सेक्टर में टीचर आपको को, अदल और करना रिटायर्ड होगा। जज जो है तो ये वो रियासत 25 का से 30 काम लाख है, रुपए ठीक कह रहे तनख्वाह थे। ले रहा है। रियासत को हर सेक्टर में अदल हम करना अपना होगा। जो सिलेबस है आप तीनों वो दोस्तों का बहुत शुक्रिया, जो है, टाइम की कमी कैम्ब्रिज आ और गई। ऑक्सफोर्ड पे ले गए, उसको वापस लाना थैंक यू होगा। वेरी मच जी, आप तीनों दोस्तों का अपना कीमती टाइम देने का। हमने बात की कायद का पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली हमें का पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा, जो कायद ने ख्वाब देखा था वो पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा।
लेकिन रियासत को अपने एतबार बदलने होंगे। रियासत के जो मेन ऑर्गन गवर्नमेंट हुआ करती है, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अवाम मुश्किल में है। रियासत का जो अहम मालिक हैं वो रियासत के बशिंदे होते हैं, वो प्रॉब्लम में है। और ये कायद का पाकिस्तान नहीं है। कायद आज़म को जाहिर है कि हम हमेशा से मोहब्बत भी करते हैं, जिंदाबाद भी कहते हैं, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, लेकिन अवाम को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।